नमस्कार। आस्क प्लैनेट्स में आपका स्वागत है। मैं यशराज। तो आज कुछ ऐसी बातें करेंगे जो आमतौर पर ज्योतिषी या कोई भी नहीं करता है। ठीक है। आज के मायावी जीवन में सब व्यक्ति जो हैं वो यही पूछते हैं कि ज्योतिषी से जा करके कि मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरा विवाह कब होगा, मेरे बच्चे कब होंगे, मैं कितना धन कमाऊंगा, कब कमाऊंगा। ठीक है, ये सब चीजें पूछते हैं। लेकिन मैं यही कहता हूं कि क्या ज्योतिष का इतना ही उद्देश्य है? क्या ज्योतिष इन्हीं फुटक्रिया चीजों के लिए बनाया गया है कि शादी कब होगी, विवाह कब होगा? हाँ? इनके लिए ज्योतिष नहीं बनाया गया है। ये सारी चीजें जो हैं ये बाई प्रोडक्ट हैं। ये साथ में आती हैं ज्योतिष के। इनका ये ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य नहीं है। ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपको ज्योति दिखाना। ठीक है। आपके अंधकार में आपको ज्योति दिखाना, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। लेकिन एक बात को याद रखना चाहिए कि ज्योतिष जो है वो आपके कर्मों को बताता है कि आपके कर्म कैसे थे। ठीक है। उन्हीं की वजह से ना आपकी शादी हो रही है, या शादी में कुछ बाधा आ रही है, या फिर नौकरी लग रही है, या फिर किस तरह की नौकरी कर रहे हो। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? आप ही के कर्म हैं जो रिफ्लेक्ट होते हैं कुंडली के अंदर। हम्म। तो ज्योतिष का ये जो नौकरी देखना, नौकरी कब लगेगी, पैसे कितने कमाऊंगा, ये सब बाय प्रोडक्ट है। ज्योतिष का बड़ा जो उद्देश्य है वो ये है कि आपका जन्म किस वजह से हुआ है, आप किन गलतियों को किए थे पिछले जन्मों में, और क्या वो फिर से दोहरा रहे हो। कर्तव्य क्या है, क्या करना चाहिए जिससे आप और ऊंचे उठें। मैं स्पिरिचुअल ज्योतिष की बात कर रहा हूं अभी। ये ज्योतिष का बड़ा उद्देश्य है। नौकरी कब लगेगी, विवाह कब होगा, स्वास्थ्य कब मेरा खराब होगा, अच्छा होगा, ये सब चीजें जरूरी हैं। मैं मानता हूं आज के समाज में ये चीजें बहुत जरूरी हैं। लेकिन आप इसको नहीं झुटला सकते हो कि आप कर्म कैसा कर रहे हैं, आप गलतियां कहाँ कर रहे हैं। आप अपनी ही गलतियों की वजह से ना आज विवाह में आपके प्रॉब्लम है, या फिर आपकी धन कमाने में इशू है। किसी ने किसी जन्म में अ, किसी को नुकसान किया है धर्म से संबंधित। विवाह में कुछ ना कुछ तो पिछले जन्म में गड़बड़ किया है, तभी तो विवाह खराब है आज। आप ही के कर्म है ना। तो ये खराब है, इसको लेकर के रोना नहीं है। इसको सही करना है कि मैंने क्या गलतियां की हैं, और क्या मैं फिर वही गलती कर रहा हूं। एक बात मैं बता दूं आप लोगों को कि 90%, 90-95% व्यक्ति जो है वो उन्हीं लोगों के साथ रहता है, उन्हीं लोगों के आसपास रहता है जो वो अपने कई पिछले जन्मों में रहा है। तो आज जो आपकी पत्नी है या फिर आपका जो बच्चा है वो किसी न किसी जन्म में आपका शत्रु हुआ रहा होगा, या फिर बहुत अच्छा मित्र रहा होगा, या फिर कुछ भी हो सकता है। बहुत ही अजीब सा रिश्ता हो सकता है। एक उदाहरण दे सकता हूं कि वो मे बी आपकी पत्नी या फिर आपका बच्चा वो आपका जीवन साथी रहा हो सकता है, या फिर आपकी माँ आपका पिता रहा हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल। और इन्हीं कॉम्प्लेक्सिटीज, जटिलताओं की वजह से इंसान अपना पिछला जन्म भूल जाता है। भगवान उसे मिटा देते हैं कि भाई नहीं, अगर ये चीजें अगर किसी को पता चल जाए कि उसका जो बच्चा पैदा हुआ है वो उसका सबसे बड़ा शत्रु था किसी जन्म में, वो इसे बर्बाद कर देगा, तो फिर तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना सारा काम। तो पागल हो जाएगा पहले वो। या फिर चलो बहुत अच्छा रिश्ता था। मैं एक बहुत ही जटिल बात बोल रहा हूं, इसे गहराई से समझिएगा। बहुत दफे क्या होता है कि जो बच्चा होता है ना वो माँ से अलग हो जाता है पत्नी की वजह से। ठीक है। माँ से बच्चा पत्नी की वजह से अलग हो जाता है कि पत्नी प्रेम बहुत था। माँ उसको गाली नहीं देती है, उसको श्रापती नहीं है, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप किसी न किसी जन्म में वो घूम करके वो जो माँ होती है उस जन्म की, वो किसी न किसी जन्म में पत्नी बन करके उस बच्चे की बहुत सेवा करती है। ये बहुत जटिल बात है कि आपकी जो पत्नी है या फिर आपकी जो माँ है
वो किसी न किसी जन्म में आपकी जीवन साथी रही होगी। बहुत बहुत जटिल बात है। तो इस तरह की चीजों की वजह से पिछला जन्म के पीछे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कि क्या था क्या नहीं था, पागल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, मेंटली आप टॉर्चर हो जाओगे। इसीलिए भगवान भुला देते हैं। और ज्योतिषी भी जो है आज के, वो अंड शंड कहानियां बताते रहते हैं कि ये थे वो थे। नहीं करना चाहिए। मुख्य उद्देश्य क्या है ना, कि आपको केवल ये करना है एक अच्छे ज्योतिषी को, कि वो ये चीज बता दे कुंडली देख करके, कि भाई देखो, आपका ये ग्रह जो है वो ऐसा ऐसा बैठा है। तो आपका पहले वर्ल्डली बता दो कि भाई नौकरी में ये चीजें होंगी। ठीक है, चलो तो वर्ल्डली हो गया, वो तो सब करते हैं। और वो करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको पता चल जाए कि आपका इस तारीख को आपकी नौकरी में खतरा आ सकता है, आपकी कमाई बंद हो सकती है, तो आप पहले से केयरफुल रहोगे। हाँ, जैसे कि आपको कोई धक्का देने वाला है, कोई बिना बताए धक्का दे दे तो वो ज्यादा आपको कष्ट करेगा। और अगर कोई धक्का आपको बता करके दे तो थोड़ा सा बचोगे ना। तो उसी तरह से यहां पर ये मदद हो जाता है। लेकिन ज्योतिष का जो बड़ा उद्देश्य है ना, वो ये है कि आप क्या गलतियां किए थे, क्या कर्तव्य आपके थे, क्या कर्तव्य आप वो निभा रहे हैं, इसे जानना, इसे समझना। इस जन्म की मैं बात बता रहा हूं, पिछला जन्म छोड़ दीजिए। वो जो पिछले जन्म से क्लू मिलता है, ठीक है, वो छोटे छोटे क्लू मिलते हैं, उससे जो है वो देखा जा सकता है कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हो। बहुत सीधी सी बात है। ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जहां पर, राव साहब का ही एक केस है। उन्होंने बोला था एक व्यक्ति को, एक पंडित जी थे, वो पुरोहित थे, बहुत अच्छे पुरोहित थे। तो राव साहब से मिलते थे। तो राव साहब ने उन्हें बोला कि भाई, आप जो ये पुरोहित का काम करते हैं इसमें लोगों को मत ठगा करिए। वो थोड़ा सा बेवकूफ बना करके, डरा करके वो पुरोहिती का काम करते थे, कर्म कांड करवाते थे। तो राव साहब ने मना किया था, उन्हें कुंडली देखी होगी उनकी। तो उन्हें मना किया था कि आप मत किया करिए, या आप अगर आप करेंगे तो गलत तरह से धन कमाएंगे, तो आपके बड़ा सही अच्छा नहीं होगा जिंदगी में आगे चल करके। उन्होंने राव साहब की बात को नहीं मानी। अंत में हुआ ये कि बच्चा उनका किसी कारणवश मर गया। ठीक है, और बच्चे के गम में वो पंडित जी जो थे, बहुत प्रकांड, बहुत अच्छे विद्वान पंडित थे। ठीक है, हर काम, गौ को खाना देना, मंदिर की सेवा करना, सब करते थे, लेकिन गलत काम भी करते थे, लोगों को ठग कर पैसा भी बनाते थे। हुआ ये कि बच्चा मर गया उनका, और उस बच्चे के गम में वो पागल होकर मर गए। ठीक है, तो ये जो गलतियां व्यक्ति करता है ना, कि झगड़ा कर रहा है किसी से, जो जिंदगी के बड़े बड़े चैलेंजेस होते हैं ना, वही सबसे बड़े नॉट होती है, बंधन होती है जिंदगी की। जैसे किसी का, मैंने ट्विटर पे एक दिन क्या हुआ कि ट्विटर पे एक व्यक्ति ने पूछा कि मेरा सूर्य इस तरह से बैठा हुआ है। तो मैंने उससे बोला कि सूर्य के आपके उपाय के लिए अपने पिता की चंपी किया करो। मैंने कुछ योग देखा होगा, तब मैंने बोला पिता की स्पेशली चंपी करना है तुम्हें। बोला मैं अपने पिता को देखना नहीं चाहता हूं। मैंने बोला सूर्य का उपाय तो कर लो। ठीक है, हो ही नहीं सकता है। कर्म ही उसने ऐसा बंधा बांध करके रखा हुआ है। जिस दिन वो व्यक्ति अपने पिता से संबंध अच्छे कर लेगा ना, जिंदगी में सूर्य का बंधन खत्म हो जाएगा उसके। ठीक है, तो ये ज्योतिष का उद्देश्य होना चाहिए कि आप जो हैं वो क्या कर्म गलतियां कर रहे हो जिंदगी में, क्या उद्देश्य है, किन्हें सही करना है। आमतौर पर बाय डिफॉल्ट अच्छे लोग, जिनकी बृहस्पति अच्छी होती है और नवम भाव अच्छा होता है, वो आमतौर पर जिंदगी में अच्छी चीजें करते चले जाते हैं। जो उन्हें सही करना था, मान के चलिए कि आप 10% सही कर सकते थे अपने कर्मों को। ठीक है, लेकिन जब आप मायावी जीवन में आते हो, जब ये संसारिक जीवन में आते हैं, तो संसार की माया में उलझ करके व्यक्ति, वो जो 10% सही करना था उसके उसे, वो आ जाता है 1% पर। ठीक है, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब आप जन्म लेते हो, जब अपनी मां के गर्भ में जाते हो,
तो भगवान पूरा जीवन दिखाते हैं आपको कि देखो पिछले जन्मों जन्मों में आपने ये किया है। वो 9 महीनों में बच्चा वही सब देखता रहता है, इसीलिए उसे नर्क भी कहा गया है। माँ के गर्भ को कुछ लोग नर्क भी बताते हैं कि वो वही नर्क है शायद। लेकिन वो पूरा अपना जितना पिछला जन्म है, पिछले 100 जन्मों को देखता है वो। ठीक है, 100 जन्म वो नहीं, जानवरों वाले नहीं, इंसानों वाले, क्योंकि इंसान के ही योनि में आकर के कर्म होते हैं। जानवरों की योनि भोग योनि है। तो जो आप भोग, जो आपने कर्म किए वो भोगते हैं आप। तो उसका एक उदाहरण दे देता हूँ ये स्टोरी रोक करके बीच में, कि जैसे मान के चलिए कि आपको उड़ने का बहुत मन करता है, आप उड़ना चाहते हैं। तो होगा ना क्या कि अंतिम समय में आप जब मर रहे हो तो आप उड़ते हुए किसी पंछी को देखा कि अरे यार वो इतना अच्छा उड़ रहा है, काश मैं भी पंछी होता। तो वो इच्छा जो प्रकट हुई मरते वक्त, वही आपके अगले जन्म को तय करती है। तो वो इच्छा आपको बना देगी पंछी। आपके जो कर्म है, आप इंसान के रूप में पैदा होकर के जानवरों वाले कर्म करोगे तो जानवर बन जाओगे। तो ये सीढ़ी है, इंसान का जो जीवन होता है ना, ये एक ब्रिज होता है। इससे या तो आप मुक्ति को प्राप्त होगे, या फिर वापस मनुष्य से जानवर बन करके फिर वो इवोल्यूशन के प्रोसेस में आते आते फिर इंसान बनोगे, फिर वो इंसान जाता है पीछे, अगर वो मुक्ति को नहीं प्राप्त हो रहा है तो। ठीक है, क्योंकि वो कर्म ही जानवरों वाले करता है। इस वजह से तो मैं ये बोल रहा था कि पिछले 100 जन्म देखता है माँ के गर्भ में व्यक्ति, और वो जो 100 जन्म है उसमें बोलता है कि हाँ मैं ये चीजें मुझे सही करनी है इस जीवन में, क्योंकि ये ऐसी ऐसी प्रकृति मुझे मिल रही है इस जीवन में। ठीक है, ऐसे माता पिता, ऐसा समाज, ये सब मिल रहा है, तो मैं अपने ये कर्मों को सही कर सकता हूँ। तो वो मान के चलिए कि 10% जो है वो अपने कर्म को सही कर सकता था। लेकिन जब वो मायावी जीवन में आता है, सांसारिक जीवन में आता है, भूल जाता है कि मुझे ये सही करना था। वो उसी माया में उलझ करके, उसी प्रकृति में उलझ करके फिर वही गलतियां दोहराता है। इस वजह से वो फिर उसी साइकिल में फंसा रहता है। यही मायापति का खेल है, यही विष्णु जी जो माया के पति है उनका यही खेल है। तो इसीलिए उनकी शरण में जाने से वो माया का बंधन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस बात को समझिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि ज्योतिष का उद्देश्य केवल आपका विवाह कब होगा, आप धन कब कमाओगे, यहां तक सीमित नहीं है। ज्योतिष का उद्देश्य बहुत बड़ा है कि आपने कर्म क्या गलत कर रहे हैं, क्या करने चाहिए थे, किस लिए जन्म हुआ है, भूल जाता है ना व्यक्ति सांसारिक जीवन में आने के बाद। तो बाय डिफॉल्ट जो चीजें होती हैं वही चलती हैं। तो एक गुरु, या तो एक गुरु बता सकता है आपको कि भाई आपको ये कर्म करने चाहिए, लेकिन गुरु मिलना आज के युग में तो बहुत कठिन है। या एक ज्योतिषी बता सकता है, और एक अच्छा ज्योतिषी मिलना भी बहुत कठिन है। तो इंसान वही कर्म दोहराता रहता है। अगर आप जाएंगे तो आज 100 ज्योतिषियों के पास जाएंगे तो 99 ज्योतिष, मैं तो कह दूं 100 ज्योतिष शायद ही मिले इस बात को बताने वाले कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो। वो उल्टा उपाय देते हैं कि ये तुमने गलती की, ये वाला उपाय कर लो। अब उसने गलती तो कर दी, अब उसका तुम उपाय करवा रहे हो, तो पाप तो उसको तो लगेगा ही लगेगा, तुमको भी लगेगा, क्योंकि तुम उसके गलत कर्मों का उपाय करवा रहे हो। ठीक है, मान के चलो तुमने तांत्रिक वांत्रिक उपाय करवा के, राजसिक तामसिक उपाय करवा के उसको तुमने छुटकारा दिलवा दिया, लेकिन तुम दोनों फंसोगे आगे चल करके। तो ये काम मैं नहीं करता हूं। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अपने कर्मों को समझने के लिए ज्योतिष का जन्म हुआ है। आपके कर्मों को ज्योति दिखाने के लिए हुआ है। आप ज्योतिष पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा हर जगह ये योग है, फल दीपिका में ये लिखा है, जातक पारिजात में ये लिखा है, शास्त्र की बातें करते रहते हैं लोग। लेकिन आम आदमी तक उसको कैसे पहुंचाना है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। ज्योतिष के बड़े उद्देश्य के बारे में कोई बात नहीं करता है। ठीक है, हर व्यक्ति यही बात करेगा, ये वाला फल अच्छा मिल जाएगा, वो फल अच्छा मिल जाएगा, ये ग्रह अच्छा है, वो ग्रह अच्छा है, लेकिन इसके बारे में नहीं लोग बात करते हैं। आपके पास कोई व्यक्ति आया, आपको ये बताना पड़ेगा ना कि आपका वैवाहिक जीवन खराब है, तो उसको तुम तरह तरह के उपाय बता दो, पानी में ये डालो, वो करो, ये करो, लेकिन किस कर्म की वजह से खराब है, कम से कम उसको ये तो कुछ सुझाव दे दो, हिंट ही दे दो। ये ज्योतिष का उद्देश्य होना चाहिए मेरे विचार में। और यही ज्योतिष का उद्देश्य है भी। गोयल साहब मेरे गुरु, मेरे मेंटर, वो यही कहते हैं
कि ज्योतिष को वो जिस तरह से देखते हैं कि मैं अपनी कमियों को किस तरह से कम कर लूं। कम होंगे नहीं होंगे वो दूसरी बात है, लेकिन मुझे पता चल जाएगा कि मैं ये गलत कर रहा हूं, मेरी ये कमी है, तो वो सही तो करेगा ना व्यक्ति कम से कम। उसके मन में एक विचार तो रहेगा कि मैं ये गलत कर रहा हूं, मुझे ये सही करना है, किसी न किसी वक्त पर आकर के करेगा भगवान की कृपा से। लेकिन उसको पता ही नहीं है कि वो गलत क्या कर रहा है, तो फिर वो कहां से सही करेगा। तो ज्योतिष का उद्देश्य ये है कि आप अपनी जिंदगी को किस तरह से गाइड करेंगे, क्या कर्म नहीं करने हैं, क्या कर्म करने हैं, ये चीज है। ऐसे बहुत सी कुंडलियां होती हैं जहां पर बच्चा जब पैदा हुआ उसके बाद पिता की आयु, पिता का स्वास्थ्य, पिता का धन सब बढ़ने लगा। क्यों? क्योंकि पिता को उसे सर्व करना है। अब वो अच्छा है, बच्चा अच्छा करेगा, आगे चल करके बुरा करेगा वो दूसरी बात है, लेकिन पिता को उस बच्चे के लिए कमाना है, इसीलिए तभी तो वो बच्चा फलेगा फूलेगा, वो बच्चा आनंद लेगा। पिता जब धन कमाएंगे तो घर में लाएंगे, उसी से वो आनंद लेगा। तो ये ऋणानुबंधन होता है। अब वो पिता जो है वो उस बच्चे को उल्टा सीधा बोले कि ये मैंने कमाया है, ये किया है, वो किया है, तब तो फिर वो गलत हो रहा है ना। उस पिता को ये समझाना यही आपको है कि भाई ये गलती कर रहे हैं आप, आपका ये दायित्व है, ये आपका धर्म है कि आपको ये नहीं करना है। तो अपने जीवन को समझना ज्योतिष का उद्देश्य है। माया से कितना बचा जा सके, षड रिपु से जितना हम बच सके, वो ज्योतिष का उद्देश्य है। ये फुटकरिया चीजों का उद्देश्य नहीं है ज्योतिष का। उद्देश्य की बात कर रहा हूं, जरूरी है फुटकरिया चीजें भी। धक्का लगने से पहले आपको पता चल जाए तो कम से कम धक्का कम लगेगा ना। वही बात यहां भी मैं बोल रहा हूं कि आप कर्म खराब करके आपका वैवाहिक जीवन आगे आगे खराब हो, आपके बच्चों का खराब हो, आपके परिवार में मृत्यु हो, असामान्य तरह से मृत्यु होने लगे, तो इसी का तो मैं बता रहा हूं कि ये कर्म नहीं करने हैं। यही तो धक्का लगने से बचा रहा हूं। ठीक है, तो ये ज्योतिष का उद्देश्य होना चाहिए। और आज इतना लेक्चर देने के बाद अब मैं बताऊं कि ज्योतिष का उद्देश्य देखा कैसे जाता है कुंडली के अंदर। ये टेक्निक मुझे, ये सुझाव, ये आइडिया मुझे 3 साल पहले आया था, लॉकडाउन के वक्त में 2020 में। लेकिन मैं इसे अप्लाई नहीं कर पाता था कुंडली पर, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं था। तो 3 साल बाद 2022 में भगवान की कृपा से मैं इसे समझा कि ये इसे अप्लाई ऐसे करना है। मैं आज आपको बता दे रहा हूं कि क्या होता है, लेकिन आप अगर इसे सोचेंगे, इस पे मनन करेंगे, इसको कुंडलियों पे लगाएंगे, तब जाकर के आपको समझ में आएगा कि इसे अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, और एक बार अप्लाई करना समझ गए तब तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो जीवन में जो कर्तव्य हमें करने हैं, जिसकी वजह से हमें जन्म मिला है, वो कहां से देखेंगे। देखिए, पिता आपके जन्म के कारण हैं, सीधा सीधा सिंपल। नवम भाव, यही आपके जन्म का कारण है। अगर आपके पिता नहीं होते तो आपका जन्म नहीं होता। ठीक है, तो आपके जो पिता हैं वही आपके जन्म का कारण है। अगर पिता जन्म के कारण है तो कार्मिक, उसमें कार्मिक रूप से अगर इसे सोचा जाए तो कौन से कर्म आपके जन्म का कारण है? नवम भाव। फिर से इसी वजह से नवम भाव को सबसे बली त्रिकोण कहा गया है और दशम भाव को सबसे बली केंद्र कहा गया है, क्योंकि ये उसका गेन है, लाभ है। जो जिस कारण की वजह से जन्म हुआ है नवम भाव, उस कारण से और आप क्या कर्म बनाते हैं, वो दशम भाव है। ठीक है, और 11वां भाव जो कि सबसे ज्यादा त्रिषडाय है, उसी कारण की वजह से, जिसकी वजह से जन्म हुआ है, उससे कर्म किए, और अब उस कर्म से क्या लाभ ले रहे हैं, क्या छोड़ रहे हैं भगवान के हाथ में, वो 11वां भाव है। ठीक है, तो नवम भाव वो कारण है जिसकी वजह से जन्म लिया है। इस पे सोचेंगे, कुंडलियों पे लगाएंगे, तब समझ में आएगा। वो आपका धर्म बनता है। अब बहुत सी कुंडलियां ऐसी होती हैं जहां पर नवम भाव पीड़ित होता है, निगेटिव होता है, बर्बाद होता है। तो भाई कारण खराब है। जो नवम भाव अच्छा हो सकता था, जो आपके लिए सबसे शुभ हो सकता था, वही खराब हो गया आपका।
वही पीड़ित हो गया, उसके अंदर बंधन आ गए, छठे भाव आठवें भाव के, कमजोर हो गया। तो जन्म का कारण जो है ना, वो खराब है। इस जन्म में भोगने के लिए जन्म हुआ है आपको, पीड़ित रहने के लिए जन्म हुआ है आपका। ठीक है। तो नवम भाव से पता चल जाएगा कि क्या है, क्या कर सकता है व्यक्ति इस जीवन में, क्या उसका उद्देश्य है। अगर खराब है नवम भाव, तो जो भी त्रुटियां हैं, पिता से रिश्ता खराब हो सकता है, गुरु नहीं मिल सकते हैं, इन चीजों को सही करने का प्रयास करना चाहिए भगवान की शरण में पढ़ करके। ठीक है, पिता से माफी मांग करके, अपने बड़े बुजुर्गों से माफी मांग करके, उनके आगे झुक करके। अगर आप वही अकड़ दिखाओगे तो परेशान रहोगे, जिंदगी बर्बाद ही चली जाएगी, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो नवम भाव ही होल्ड करता है कि आपका जन्म किस वजह से हुआ है, क्या कारण थे। खराब है तो मतलब खराब कारणों की वजह से जन्म हुआ है और खराब भोगेंगे इस जीवन में। नवम भाव का जो कर्म होता है वो छठा भाव होता है, तो छठा भाव भी जरूरी है। नवम भाव खराब चलो हो गया कि नवम भाव कमजोर है, तो नवम भाव अगर कमजोर है तो उद्देश्य जो है वो उतना अच्छा नहीं है जन्म का, और छठा भाव भी कमजोर हो गया। छठा भाव भी जो है वो 6 8 12 में चला गया, कमजोर हो गया, लगन को खराब करने लगा, वो बली होकर के खराब करने लगा लगन को। देखिए छठा भाव निगेटिव है ना, छठा भाव आपके लगन से, लगन का दुश्मन होगा। तो वो अगर बली होकर के खराब करने लगा आपके कर्म को, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तब फिर पूरी जिंदगी बैठ गई कि खराब उद्देश्य की वजह से ही जन्म हुआ है, उद्देश्य ही जिंदगी का खराब है, भोगना, दुखी रहना ही जिंदगी का उद्देश्य है। और अगर ये नवम भाव अच्छा हो गया, साथ में छठा भाव अच्छा हो गया, तो जिंदगी का उद्देश्य अच्छा हो गया। ये दो भाव उत्तर कालामृत ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया है, नवम भाव, छठा भाव, 10वां भाव। इन्हीं से सारे योग बनते हैं अच्छे। व्यक्ति महान इन्हीं से बनता है, इनके बिना महान नहीं बन सकता है। नवे छठे और 10वें के, इनके बिना व्यक्ति महान नहीं बन सकता, क्योंकि जीवन का उद्देश्य ही यही है। किसी भी महान कुंडली को उठा करके देखिए, ये 6 9 10 ये अच्छे मिल जाएंगे, और इनका भवात भवम अच्छा मिल जाएगा। 10वें का 7वां, 9वें का 5वां, और छठे का 11वां, ये अच्छा मिल जाएगा। तो यही उद्देश्य है जीवन का। अगर ये भाव खराब हो गए तो जीवन में भोगने, दुख पाने के लिए ही जन्म हुआ है। लेकिन उस दुख को भी अगर आप समझे, तो आप उसके इसको स्पिरिचुअल यूज करिए, उसके पीछे मत पागल होइए। क्योंकि दुख से ही आदमी भगवान के करीब जा सकता है, शनि। ठीक है। तो ये चीज मैं समझाना चाहता था कि क्यों जन्म हुआ है। मैं दो कुंडलियों के माध्यम से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक तो कुंडली लूंगा शांति देवी की, और दूसरी कोई और कुंडली लूंगा। ठीक है। शांति देवी की कुंडली जब भी इसलिए मैं लेता हूं क्योंकि इनका पिछला जन्म हमें पता है, तो क्या कारण से जन्म मिला ये हम देख सकते हैं क्लियरली। तो एक शांति देवी की कुंडली लूंगा, और एक किसी रैंडम पर्सन की कुंडली लूंगा। तो आइए कुंडलियां देखते हैं। तो ये देखिए, ये शांति देवी की कुंडली है। इनके नवम भाव में 3 ग्रह बैठे हैं, शनि, सूर्य और बुध। ठीक है। शनि, सूर्य और बुध जो हैं वो मंगल की वृश्चिक राशि में बैठे हैं। मंगल जो है वो एक वॉयलेंट ग्रह है। ठीक है। मंगल एक वॉयलेंट ग्रह है। राशि है वृश्चिक, मृत्यु की राशि, जिस राशि से मृत्यु का इवेंट देखा जाता है, शमशान घाट भी इसे कहते हैं। तो ये जो वृश्चिक राशि है, यहाँ पर शनि, सूर्य और बुध बैठे हैं। इस व्यक्ति का उद्देश्य क्या होगा जीवन का? 12वें भाव का मालिक है शनि, छठे भाव का मालिक है सूर्य, और सप्तम और चौथे भाव का मालिक है बुध। नवांश बहुत जरूरी होता है। अगर आप नवांश देखें इस कुंडली में, तो नवांश में ये जो मंगल बैठे हैं, नवांश में ये मंगल ये छठे भाव में चले गए। ठीक है। ये पंचम भाव की राशि है। यहाँ पर इस कुंडली में ये जो राशि है, इनकी पंचम भाव की राशि है।
ठीक है। तो अब आप देखिए कि मंगल, इनके जो मालिक हैं, वो पंचम भाव की राशि में चले गए, नवांश में। तो वो जो उद्देश्य का संबंध है पिछले जन्म से, क्योंकि नवांश आप नहीं भूल सकते हो, ये मैं अब बता रहा हूं। नवांश नवा भाग है आपकी कुंडली का। ठीक है। नवांश को मानसागरी कहती है, होरा रत्नम कहती है। जातक फलम, जातक का जिंदगी के फल को देखा जाता है। अगर हम फल देख रहे हैं तो बीज भी होगा। हमारे गुरु गोयल साहब कहते हैं कि राशि तुल्य नवांश या नवांश कुंडली बीज है, बीज कुंडली है। ठीक है। तो अगर बीज कुंडली है तो बीज तो फिर पेड़ को जन्म देंगे। हाँ। तो नवांश से देखिए कि उसका बीज क्या है। तो मंगल, जो कि यहाँ पर शनि सूर्य और बुध बैठे हैं, ये 12वें घर पिछले जन्म से संबंधित कुछ रखते हैं। और मंगल जो कि नवांश में चले गए आपके कर्क राशि में, जो कि नवमेश थे। कर्क राशि जो है वो पंचम भाव की राशि है जन्म कुंडली के अंदर। तो वो ये दर्शाती है कि इस उद्देश्य का संबंध कहीं ना कहीं पंचम भाव से जरूर है। अब ये देखिए कि शनि 12वें घर के मालिक हैं, सूर्य छठे घर के मालिक हैं, बुध सप्तम घर के मालिक हैं। ठीक है। और यहाँ पर आरूढ़ लगन भी है, एल लिखा हुआ है। तो आरूढ़ लगन अगर है यहाँ पर, इसका मतलब ये प्रभाव इनके शरीर पर पड़े हैं पिछले जन्म में। ठीक है। तो पिछले जन्म में जो शरीर पर प्रभाव पड़े हैं, उसकी वजह से इस जीवन में विवाह नहीं करना चाहा, बच्चा नहीं करना चाहा। इस बात को समझिए, ये पिछले जन्म में लुंगदी थी। लुंगदी के साथ ये हुआ था कि लुंगदी बच्चे पैदा करते वक्त मर गई थी। ठीक है, बिकॉज ऑफ लेबर पेन उनका देहांत हो गया। इस जन्म में जब वो पैदा हुई तो उनको अपना पिछला जन्म याद था, तो वो पूरा रिसर्च है, आप पढ़ लीजिए जा करके, यूट्यूब पर या फिर आपको गूगल पर कहीं मिल जाएगा। इनके कहानी को पढ़िए अगर नहीं पता है तो। तो ये पिछले जन्म में ये लेबर पेन की वजह से मरी। यहाँ पर मंगल पंचम भाव के नवांश में जा रहा है, तो इसका संबंध पंचम भाव से सीधा सीधा दिखता है। नवम भाव जो कि उद्देश्य है, जिसकी वजह से जन्म हुआ है कि मुझे अब विवाह नहीं करना है इस जीवन में, मुझे बच्चा नहीं करना है इस जीवन में, बुद्ध पीड़ित है नवम भाव में। ये उद्देश्य है कहीं ना कहीं इस जीवन का, और प्रारब्ध भी यही है। इसीलिए नवम भाव को प्रारब्ध कहा जाता है। मंगल दूसरे भाव में चला गया, ये सारा फल दूसरे भाव में आकर के मंगल दे रहा है कि मुझे परिवार नहीं चाहिए। ठीक है। A4 और A2 का पद है वहां पर। A4 और A2 क्या है? फैमिली गैदरिंग, फैमिली नहीं चाहिए मुझे। कि नवांश मंगल, मंगल जो है वो नवांश में पंचम भाव में पीड़ित है, उसका सोर्स कहीं से पंचम भाव से आता है। ठीक है। तो मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन सिंपल करके देखिए। पहले नवम भाव में राशि देखिए, वृश्चिक राशि है, कहीं ना कहीं मृत्यु से संबंध हो सकता है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। उसके भाव के मालिक को नवांश में पकड़िए, मंगल जैसे मैंने यहाँ पकड़ा कर्क राशि में था, तो वो संबंध उससे है, ये तो स्थापित हो गया। अब ग्रह बैठाइए वहां पर, वो ग्रह क्या दिखाते हैं। यहाँ पर बुद्ध पीड़ित हो, जो ग्रह वहां पर पीड़ित हो रहा है कहीं ना कहीं उससे संबंध हो सकता है। तो ये आप देख सकते हो कि उद्देश्य क्या है। अब इसका मटेरियल अगर देखा जाए कि पहले तो सप्तम भाव यहाँ पर पीड़ित हो रहा है आकर के नवम भाव में, तो इसका सीधा सीधा संबंध पिछले जन्म से है। ठीक है। कि मुझे विवाह नहीं करना है, वो इस जीवन का एक लक्ष्य बन गया, नहीं कर पाई ये शादी, बिकॉज ऑफ वो फियर इनको था कि वो जो हुआ मेरे साथ। ठीक है। अब अगर किसी का नवम भाव पीड़ित हो जाए, यहाँ पे नवम नवम भाव का मालिक पीड़ित नहीं है, नवम भाव पीड़ित है, तो परिवार वगैरह नहीं हुए। ठीक है। लेकिन वो रिवॉल्व वहीं पर किया, शनि के अराउंड, सूर्य के अराउंड, बुद्ध के अराउंड। शनि 12वें घर के मालिक है, पूरा 12वां घर का कितना खेल हुआ इनके जीवन में। सूर्य छठे घर के मालिक हैं, सरकार उसमें इन्वॉल्व हो गई। बुद्ध 7वें घर के मालिक हैं, बचपन में हुआ, बुद्ध बच्चे हैं। ठीक है। तो और इसको अगर इनके जीवन में देखा जाए, तो ये सब चीजें जो है वो विवाह नहीं करना चाहा, इस तरह से हुई। ठीक है। तो ये बात को समझिए। एक और कुंडली आपको लगा करके दिखाता हूं, इसके भौतिक उसमें दिखा दूंगा कि भौतिक रूप से कैसे आदमी सफल होता है। अब देखिए, ये जो कुंडली है ये एल्बर्ट आइंस्टीन की है।
एल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत ही प्रसिद्ध और वन ऑफ द बेस्ट माइंड जो कि पैदा हुए पिछले 100 साल में। एक बहुत अच्छी अच्छी थ्योरीज दी, बहुत अच्छे फिजिसिस्ट थे, और बहुत बड़ा योगदान इनका माना जाता है फिजिक्स की दुनिया में। लेकिन इनके खुद की वैवाहिक जीवन उतनी अच्छी नहीं थी। इन्होंने योगदान बहुत किया लेकिन फिजिक्स के लिए, बहुत अच्छे अच्छे रिसर्च किए, बहुत ब्रिलियंट माइंड था। अब इनका नवम भाव देखिए, नवम भाव का मालिक शनि है। शनि, शुक्र, बुध, सूर्य, ये सारे दशम भाव में आ गए। तो देखिए इस जीवन का उद्देश्य कितना बड़ा हो गया, दशम भाव में आ गया शनि। नवांश में शनि उच्च का है, ये शनि उच्च के हैं नवांश में, और ये बुध के साथ है लग्नेश जो है यहाँ पर। और ये जो शनि है ये पंचम भाव में फिर चले गए इस जीवन में। ठीक है, इस जीवन में ये फिर पंचम भाव में चले गए शनि। इसका इसका मतलब बहुत सी इक्वेशंस इनकी वाइफ सॉल्व किया करती थी, क्योंकि लाइब्रा साइन इन्वॉल्व है। ठीक है, पंचम भाव बुद्धि का भी है, तो जो पूरा कार्य था वो रिसर्च के प्रति ओरिएंटेड हो गया। और केतु साथ में है, ये नवांश तुल्य राशि, सॉरी राशि तुल्य नवांश है, भाव सूचक नवांश का मैं बता रहा हूँ, ये भी मैं बता दे रहा हूँ इस उसमें। तो पंचम भाव में चला गया, और कितना अच्छा है ये कि नवम भाव का मालिक उच्च हो गया नवांश में, और पंचम भाव में जाकर के उच्च का होता है नवांश के इसमें। राशि यहाँ पर तुला है जो कि पंचम भाव है लगन की। ठीक है, तो देखिए कितना जीवन उत्कृष्ट हो गया, कितना ऊंचाइयों को पाया। लेकिन नवम भाव में बृहस्पति भी बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है, और ये बृहस्पति के ऊपर पाप कर्तरी भी है। ठीक है, पाप कर्तरी इसलिए है क्योंकि शनि की जो डिग्री है वो कम है इस कुंडली के अंदर। ठीक है, और सूर्य की डिग्री कम है। तो सूर्य, राहु, ये दोनों जो हैं ये कर रहे हैं पाप कर्तरी इसमें। तो ये चीज जो है इसको आप समझिए कि बृहस्पति यहाँ पर पाप कर्तरी में आ गया। लेकिन बृहस्पति नैसर्गिक तो गुरु है, तो इनकी पत्नी, इनकी गर्लफ्रेंड ने भी कुछ इक्वेशन सॉल्व किए इनके। ठीक है, उन्होंने इनके उद्देश्य में मदद किया आकर के, क्योंकि वो बंधन में हैं अभी, मंगल, राहु और शनि सूर्य के। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाएगा नवम भाव को। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अपने नवम भाव की राशि को देखिएगा, एक्वेरियस राशि है, एक्वेरियस राशि में पानी जो है वो व्यक्ति गिरा रहा है। ठीक है, वो कुंभ से कुछ निकाल करके दे रहा है। कुंभ जहां भी इन्वॉल्व होगा, रिसर्च की सबसे बड़ी राशि है कुंभ, सबसे बड़ी राशि है कुंभ रिसर्च की। वृश्चिक राशि को मैं रिसर्च का नहीं मानता हूँ, कुंभ राशि सबसे बड़ी राशि है रिसर्च की, क्योंकि ये कुंभ है, उसको घड़े से कुछ भी निकल सकता है भाई। वो व्यक्ति जो है ना, वो घड़ा लेकर के ऐसे गिरा रहा है, वो दे रहा है दुनिया को। यहाँ पे बृहस्पति बैठा है तो ज्ञान दिया दुनिया को, ये उद्देश्य था। नवम भाव बहुत अच्छा हो गया, पाइसेस राशि में चला गया, तो एक दूसरी दुनिया का ऐसे करके दिया। नवांश तुला का पकड़ लिया, पत्नी का साथ, गर्लफ्रेंड का साथ मिला उसके अंदर पंचम भाव के अंदर। लेकिन उसमें समस्याएं भी रही क्योंकि केतु वगैरह इन्वॉल्व है। तो क्या कार्य है उसका, ये समझना पड़ता है। केतु विवाह के लिए तो नहीं अच्छा है, लेकिन केतु बुद्ध का संबंध अच्छे योगों में बुद्धि के लिए बहुत अच्छा है। तो हर योग का अलग अलग मतलब होगा, ये बात भी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये नवम भाव का वीडियो समझ में आया होगा कि नवम भाव से जिंदगी का उद्देश्य किस तरह से देख सकते हैं, क्या करने के लिए जन्म हुआ है। नवम भाव अगर अच्छा है, नवम भाव का मालिक अच्छा है, तो जीवन का उद्देश्य अच्छा है। और अगर नवम भाव का मालिक पीड़ित है, नवम भाव पीड़ित है, तो जिंदगी उसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाकी लोगों से शेयर करिए, कमेंट करिए अपने राय। देखिए ये टेक्निक जो है ना, ये थोड़ी सी जटिल हो सकती है, लेकिन इसे सिंपल अप्लाई करिए कि जीवन में उद्देश्य क्या है। नवम भाव को देखिए, नवम भाव में बैठे ग्रहों को देखिए, उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। उसी में आप गलती करोगे, उसी में अच्छा करोगे। नवम भाव जितना अच्छा हो जाएगा उतना आप गलती नहीं करोगे, नवम भाव जितना पीड़ित होगा उतना आप गलती करोगे। ठीक है, नवम भाव जजमेंट का भी होता है, संशय का होता है, जजमेंट।
तो अगर नवम भाव बहुत खराब होने लगे ना, तो जीवन में संशय होने लगता है, और जिसके जीवन में संशय है, कंफ्यूजन है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है। तो नवम भाव को समझिए, नवम भाव से ही उद्देश्य देखा जाएगा जीवन का, कि क्या कारणों की वजह से जन्म हुआ है, वही उद्देश्य है ना भाई, वही अपने सुख और दुख का कारण है। जिसकी वजह से जन्म हुआ है वही सुख और दुख का कारण है। सिंपल सी बात है। ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे जो मैं कहना चाहा, और इसे अप्लाई करिए, कम से कम 100 कुंडलियों पर अप्लाई करोगे, तब जाकर के समझ में आएगा कहीं कि मैं क्या बता गया हूं आज।